हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, सब अपने घरों में होंगे। चाणक्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केसी सिन्हा का हम लोग का मैथ चल रहा है, तो हम लोग 2.2 तक पढ़ चुके हैं। अब आगे का चैप्टर है 3.1 और इसमें वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित सवाल है। तो आप लोगों को याद दिला दें कि हम लोग इससे पहले भी जो वीडियो बनाए थे NCERT से, तो उसमें वर्ग तथा वर्गमूल को पढ़ाया जा चुका था। तो आप लोग वहाँ से थ्योरी को देख सकते हैं। हमारे चैनल में जो वर्ग तथा वर्गमूल से जो वीडियो डाला हुआ आप उसको देख सकते हैं और इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्योरी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, और इसके बारे में लिखाया गया था क्या कि जब किसी संख्या को स्वयं के साथ 2 बार गुना किया जाता है तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। मतलब जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.1 से। तो 3.1 में जो पहला सवाल लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग के ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे जितना भी सवाल दिया है उसका वर्ग निकालना है, लेकिन वर्ग का कौन सा अंक निकालना, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक, मतलब उसके अंतिम का अंक को निकालना। तो पहला नंबर में जो सवाल लिखा हुआ है 272। अब इसमें बताया क्या कि इसका वर्ग करना नहीं हम लोग को। इसमें सिर्फ आपको ये बताना कि इसका जो इकाई के अंक में जो संख्या है इसका वर्ग क्या होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो इकाई के अंक में संख्या है हम लोग इसी का वर्ग करेंगे। मतलब 2 का वर्ग 2 दूना 4, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः 272 के इकाई का अंक बराबर 4 हो जाएगा। चलिए इसमें और कोई एक सवाल को देखते हैं। इसका हम लोग 4 नंबर को देखते हैं। तो इसके 4 नंबर में जो सवाल लिखा हुआ है क्या 9106। अब इसमें इकाई का अंक हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इकाई का जो अंक है इसका वर्ग करेंगे 36। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि अतः 9106 के इकाई का अंक तो इसमें सिर्फ 6 आएगा, क्योंकि ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लिखना है। तो यही हो गया हम लोग के पास आंसर। तो आई होप कि 1 नंबर में जितना भी सवाल है अब आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर से जो सवाल लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन संख्या वर्ग होगा और कौन संख्या नहीं होगा। तो 2 नंबर में लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए 2 नंबर सवाल को पहले लिखते हैं। और इसमें टोटल 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 में दे दिया 36, 2 में दिया हुआ 31, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 17 और ऑप्शन 4 में यहाँ पे 12। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम लोग को पता क्या कि 0 से लेके 9 तक जो हम लोग वर्ग किए थे, अब उसका इकाई का अंक देखेंगे किसमें इकाई का अंक कौन कौन सा आ रहा है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या, मतलब 0 से लेके 9 तक में किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके अंत में कभी भी 7 नहीं आया था, ना ही उसके अंत में कभी भी 2 आया था। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट रहा है। अब हम लोग के पास 2 ऑप्शन बचा। एक ऑप्शन में 36 है और एक ऑप्शन में 31 है। अब देखिए दोनों छोटा ही संख्या है, और हम लोग चाहे तो दोनों का वर्ग निकाल सकते हैं या फिर दोनों का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए किसी भी संख्या का वर्ग में 1 होता है जब उसके इकाई के अंक में 9 होता है। तो ये तो होना चाहिए, लेकिन ये 31 है। 31 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ये छोटा संख्या हम लोग डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास क्या बचा 36, क्योंकि अगर 36 का हम लोग गुणनखंड करते हैं ये 2 से जाएगा 18 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 9 बार में, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ये 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1। अब देखिए इसमें संख्या का समान युग्म आ गया। तो यही तो वर्ग का परिभाषा होता है कि जब किसी भी संख्या का समान युग्म आ जाए किसी भी संख्या के गुणनखंड में तो वो वर्ग संख्या कहलाता है। तो जैसे 36 का गुणनखंड किए तो इसमें हम लोग देख लिए क्या कि समान संख्या का एक युग्म बन रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते क्या कि 36 एक
पूर्ण वर्ग संख्या, बाद बाकी इसमें से कोई नहीं हो सकता। आप इसका भी गुणनखंड कर सकते हैं, इसके गुणनखंड में 4 गुना 3 आएगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा लेकिन 3 का नहीं निकल सकता। इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, इसका भी गुणनखंड होगा ही नहीं। हम लोग इसको इस प्रकार से भी अलग कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप लोग किसी भी माध्यम से इसको बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये 2 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब 3 में भी वही सवाल लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो आपके पास 2 विधि है, या तो आप सिर्फ इकाई का अंक देख के बता सकते हैं या फिर इसका गुणनखंड करके भी बना सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 484, 167, 34, 56, 78, तीसरा ऑप्शन है ये, और चौथा ऑप्शन है 56, 783। तो किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 3 नहीं हो सकता, ये हम लोग को पता है। किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 8 भी नहीं हो सकता है, किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 7 भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या? 484। इसके अंत में 4 है, और जब 2 का वर्ग करते हैं हम लोग तो इसके अंत में 4 आता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि 484 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, या फिर आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो आई होप कि तीसरा नंबर भी जो सवाल था ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो 3 से लेके 8 तक का जो सवाल है आप आसानी से घर में भी बना सकते हैं, और आपको दिक्कत होगा तो ये आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब 10 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर में लिखा हुआ क्या कि 9 नंबर पहले देख लेते हैं, उसके बाद 10 नंबर को देखेंगे। 9 नंबर में लिखा हुआ क्या कि रिक्त स्थानों को भरे, मतलब यहाँ पे जो खाली जगह है इसको भरना है। तो यहाँ पे दे दिया सवाल में 33 का वर्ग माइनस 32 का वर्ग। अब यहाँ पे ये रिक्त स्थान दे दिया। अब देखिए इस सवाल को हम लोग 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो इसका वर्ग करके आप घटा दीजिए तो जो आंसर आएगा ये सही होगा, या फिर इसको आप अलजेब्रा के सूत्र में बैठा के भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा का जो सूत्र आता है a² - b², उसका यूज यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट गुना करना होगा। 33 गुना 33 जितना आएगा उसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, 32 गुना 32 जितना आएगा गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद तब घटाएंगे। जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग का सही उत्तर होगा। तो आई होप कि ये 9 नंबर भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग आगे की ओर। 10 नंबर सवाल में लिखा क्या, इसको समझ लेते हैं। अगर इसमें एक पैटर्न को समझ लिए तो इसमें सारा सवाल बन सकता है। इसमें दे दिया 45 का वर्ग बराबर 4 गुना 5, और फिर गुना में 100 दे दिया, और प्लस में यहाँ पे खाली स्थान दे दिया। अब फिर उसी प्रकार से अगला पैटर्न लिख रहा है यहाँ पे, ये 1 नंबर है, 10 का 1 नंबर, 10 का 2 नंबर में लिख रहा है 65 का वर्ग बराबर 6 गुना, अब यहाँ पे ये खाली स्थान दे दिया, यहाँ पे आपको भरना होगा, गुना में 100, और फिर जोड़ में 5 का वर्ग। अब इस दोनों पैटर्न को अगर समझ गए तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे 4 गुना 5 का वर्ग बराबर 4 गुना 5 गुना 100, और प्लस में यहाँ पे 7 दिया। तो इसके अंत में जो संख्या है आप यहाँ पे उसी को बैठाइए। जब आप इसका वर्ग करेंगे, इसको गुना करके जोड़ेंगे तो यही चीज़ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 6 गुना 5 65 का वर्ग बराबर 6 गुना, उसके बाद फिर रिक्त स्थान दिया है, फिर जोड़ में गुना में 100 और जोड़ में 5 का वर्ग। अब यहाँ पे हम लोग क्या भर सकते हैं, चलिए एक और आगे का पैटर्न लिखते हैं तो ये चीज़ समझ में आएगा। तीसरा पैटर्न दे दिया क्या, पहला दे दिया खाली स्थान, यहाँ पे क्या होगा, बराबर में दे दिया 8 गुना 9, फिर गुना में 100 और जोड़ में 5 का वर्ग। चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 5 है तो इसके इकाई के अंक में 5 होगा। अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, मतलब 85 का वर्ग इतना होगा। अब देखिए ये जो खाली स्थान था, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 5 में यहाँ पे 4 जोड़ा गया, कितना हो गया यहाँ पे 9। अब देखिए यहाँ पे 5 था, 5 था तो यहाँ पे 5 ही रहा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो इसका दहाई का अंक है, इसी के
इसी के बदले में यहाँ पे कुछ लिखा गया होगा। इकाई का अंक जो था यहाँ पे तो हम लोग लिख दिए। पहला का जो इकाई का अंक था ये 5 था, इसका जो इकाई का अंक था ये भी 5 है, इसका भी जो इकाई का अंक है वो 5 है। अब यहाँ पे कैसे बैठाया होगा तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 4 है, 4 में 1 बढ़ा के 5 लिखा है, दहाई का अंक 6 है तो 6 में 1 बढ़ा के यहाँ पे 7 लिखा होगा। उसी प्रकार से आगे का पैटर्न यहाँ पे 8 है तो 8 में 1 बढ़ा के यहाँ पे 9 लिखा होगा। तो इसी प्रकार से जो आगे का पैटर्न आएगा, जैसे 3 नंबर, ये तो 3 नंबर था, जैसे 4 नंबर में जो लिखा हुआ है कि 125 का वर्ग बराबर, फिर से खाली स्थान गुना 13 और गुना में 100 प्लस में 5 का स्क्वायर। अब जो पहला जो खाली स्थान है, अब इसमें क्या आएगा तो 12 में 1 बढ़ा के 13 लिख दिया दहाई का स्थान में, और पहला वाला घर में अब क्या आ जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 बैठ जाएगा। मतलब पहले का जो 2 अंक है वही बैठता है, जैसे यहाँ पे बैठा हुआ था। यहाँ पे पहले 1 अंक था तो 1 ही अंक था, और ये सैकड़ा में रहता तो ये 45 डायरेक्ट यहाँ पे बैठता। तो आई होप कि 10 नंबर का जो पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर में। अब इसमें भी पैटर्न से ही सवाल को दिया है। अगर एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तो बाद बाकी जितना भी इसमें पैटर्न आएगा सारा पैटर्न को आप समझ सकते हैं। तो देखिए 10 नंबर में क्या लिख रहा है। 10 नंबर में सवाल में बोल दिया क्या कि रिक्त स्थान को भरे। ये तो 10 हो गया। हम लोग 11 नंबर की ओर देखते हैं। 11 नंबर सवाल और 10 नंबर सवाल दोनों सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है थोड़ा सा, लेकिन दोनों में एक ही प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उसमें इकाई और दहाई का अंक लेके पैटर्न को फॉलो किया था, लेकिन 11 नंबर में ऐसा नहीं है। 11 नंबर में पहला क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 7 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर प्लस में फिर ये खाली जगह का स्क्वायर दे दिया, और यहाँ पे बराबर में क्या पूछा नहीं पता, बराबर में भी ये खाली जगह और इसका भी स्क्वायर है। तो चलिए पहला पैटर्न से हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं दूसरा पैटर्न में क्या लिख रहा है। दूसरा पैटर्न में लिख दिया यहाँ पे 10 का वर्ग प्लस दूसरा स्थान खाली है, इसका वर्ग क्या निकलेगा प्लस 110 का वर्ग और बराबर में क्या हम लोग को नहीं पता, इसका वर्ग। तो चलिए अब हम लोग तीसरा पैटर्न को देखते हैं। तीसरा पैटर्न देखिए 6 का वर्ग प्लस खाली जगह यहाँ पे दे दिया, इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा नहीं पता। उसके बाद फिर से 42 का वर्ग और बराबर में फिर से खाली जगह। इसी प्रकार से पैटर्न को दे दिया, उसी प्रकार से चौथा नंबर भी लिखा हुआ। तो चलिए पहला पैटर्न को देखते हैं। 7 का वर्ग 8 का वर्ग फिर दोनों खाली जगह, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दूसरा पैटर्न देखिए 10 का वर्ग फिर से खाली जगह, फिर उसके बाद दे दिया 110 का वर्ग। तो यहाँ पे जरूर 11 भरा होगा, तब इस दोनों को गुना करके यहाँ पे 110 लाया होगा। 10 गुना 11 110 का स्क्वायर। चलिए ये चीज़ सही है। अब तीसरा पैटर्न देखते हैं 6 का वर्ग, 6 के बाद यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब जस्ट 1 बढ़ाया है। जैसे पहला पैटर्न में था 7 के बाद 8 तो 10 के बाद 11 6 के बाद 7। अब देखिए इस दोनों को गुना करके यहाँ पे 42 बैठा दिया। अब देखिए आगे का पैटर्न क्या होगा। अब और एक इसमें सवाल दिया, इसको लिख लेते हैं तब पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा हम लोग। इसमें पहला घर खाली दे दिया और प्लस में 5 का वर्ग और फिर से खाली जगह इसका वर्ग और बराबर में दे दिया 21 का वर्ग। अब देखिए एक पैटर्न को अगर इसमें से किसी भी एक पैटर्न को पूरा कर ले तो सारा सवाल इससे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 6 था, 6 के बाद 7 था। तो अब देखिए यहाँ पे एक खाली जगह है, उसके बाद 5 दे दिया, तो 100% यहाँ पे कितना होगा तब 4 होगा। अब इस दोनों का गुना करके यहाँ पे बैठा होगा। जैसे देखिए 6 7 42 तो यहाँ पे बैठा है, तो 4 5 20 यहाँ पे बैठेगा। अब देखिए आगे जो इसका घर भरा गया तो 20 के बाद 21 आया, मतलब 20 में जस्ट 1 बढ़ाया 21 आया। तो उसी प्रकार से 6 7 42 गुना करके यहाँ पे बैठा है, 42 में 1 बढ़ा के यहाँ पे 43 दिया होगा। उसी प्रकार सब ऊपर चलते हैं। 10 के बाद 11 इस दोनों को गुना करके यहाँ बैठा है 110। अब 110 में जस्ट 1 बढ़ाया होगा। चलिए ये भी पैटर्न पूरा हो गया। अब ऊपर वाला पैटर्न को हम लोग पूरा कर सकते हैं। 7 और 8 को गुना करके यहाँ पे बैठाया होगा, उसके बाद इस 56 में 1 बढ़ाया होगा। तो सारा जो सवाल था 11 नंबर में सारा बन चुका है, मतलब जितना भी पैटर्न था ये पूरा हम लोग भर दिए। तो आई होप कि 11 नंबर सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर की ओर। अब इसमें लिख रहा है सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है। अब इसको चेक करना होगा। तो देखिए इसमें लिख रहा है क्या
कि आपको वर्ग संख्या को बताना होगा कि इसमें से कौन वर्ग संख्या है। देखिए इसमें पहला सवाल दे दिया क्या कि 225। अब ये वर्ग संख्या है या फिर नहीं है आपको बताना होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आप इसका गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, ये 3 से ये भाग लगेगा तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से ये विभाज्य होगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये 5 से विभाज्य होगा 5 बार में, फिर 5 से विभाज्य होगा 1 बार में। अब इसमें देखिए संख्या का समान युग्म, 3 और 3 एक युग्म बना रहा है समान संख्या, 5 5 एक युग्म बना रहा है समान संख्या। तो वर्ग के बारे में हम लोग इसी चीज़ को पढ़े थे कि जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में समान संख्याओं का युग्म आएगा तो वही वर्ग कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये समान संख्या का युग्म है, यहाँ पर भी ये समान संख्या का युग्म है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः 225 वर्ग संख्या है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो 12 नंबर में जितना भी सवाल है आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आप गुणनखंड के माध्यम से चेक कर सकते हैं कौन वर्ग संख्या होगा और कौन नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर की ओर। तो 13 नंबर सवाल में लिखा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से त्रिक पाइथागोरीय है। अब त्रिक पाइथागोरीय के बारे में हम लोग एक वीडियो में पढ़ चुके थे, यानी कि एनसीईआरटी में जो हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल को पढ़े थे तो उसमें त्रिक पाइथागोरस को हम लोग पढ़े थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर की ओर। तो देखिए 13 नंबर में जो सवाल लिखा हुआ है इसको पहले लिखते हैं हम लोग, तब इसको फिर से समझते हैं। 2,2,3। अब आपको पूछा गया क्या कि ये पाइथागोरस त्रिक में है या फिर नहीं है। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक के बारे में फिर से बताते हैं आप लोगों को, इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याओं का समूह होगा, क्योंकि पता ही चल रहा है त्रिक मतलब 3 होता है। तो ये 3 संख्याओं का एक समूह है। इस समूह में जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसका वर्ग करेंगे। अब उसके बाद जो 2 संख्या बचा उसका वर्ग करके जोड़ेंगे। अगर वो बराबर हो गया दोनों तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है। अगर बराबर नहीं हुआ तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। फिर से समझते हैं इसको कि 3 संख्याओं के समूह में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्या के वर्गों के योग के बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है। अगर बराबर नहीं हुआ तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। जैसे यही सवाल दिया है तो इसमें से जो सबसे बड़ा संख्या है 3 का वर्ग, अब 2 अन्य संख्या जो बचा इसका वर्ग करके जोड़ते हैं हम लोग। तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो 3 ते यहाँ पे 9 होगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो 9 बराबर 8। ये दोनों बराबर नहीं हुआ। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः 2,2,3 पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। आई होप कि ये 13 नंबर का जो भी सवाल है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब उसी प्रकार से 14 नंबर सवाल में जो लिखा है कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य दिया हुआ है। मतलब अब पाइथागोरस त्रिक में टोटल 3 सदस्य होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें। अब इसमें लेकिन एक सदस्य दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे 2 सदस्य और लिखना है। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर। तो देखिए 14 नंबर में पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य दे दिया। तो पाइथागोरस त्रिक का ये पहला सदस्य, ये दूसरा सदस्य और एक तीसरा सदस्य दे दिया। हो सकता है कि ये तीसरा सदस्य हो या फिर पहला या फिर दूसरा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य दिया होगा। अब आपको बताना होगा क्या कि इसका पहला सदस्य क्या होगा और दूसरा सदस्य क्या होगा, या फिर इसका दूसरा और तीसरा सदस्य क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक ही सदस्य दिया हुआ है और 2 सदस्य इसका निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो 6 है इसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, 3 गुना 2 के रूप में कर सकते हैं। तब आएगा क्या, ये 6 आएगा। अब देखिए 3 के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2, तो कितना आ जाएगा 8।
अब 4 के बाद कितना लिख सकते हैं, 5 गुना 2 कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए आप, ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आसान कोई तरीका होता भी नहीं है। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ था इसको हम लोग छोटा संख्या मानेंगे, मतलब कि इस यहाँ पे जितना भी सवाल दिया हुआ रहेगा आप सभी को छोटा संख्या मान के चलिएगा। तो सबसे छोटा संख्या हम लोग मान लिए किसको, 6 को। 6 का गुणनखंड में 3 गुना 2 6 आ गया। अब 3 में 1 बढ़ा है 4, 4 गुना 2 8 आ गया। अब 4 में 1 बढ़ा है 5, 5 गुना 2 कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप इसको पाइथागोरस त्रिक में बैठा के देखिए, ये पाइथागोरस त्रिक में बैठ सकता है। तो अतः अन्य दो संख्या हम लोग के पास क्या आ गया, 8 तथा 10। तो जब देखिए, अब आप इसको पाइथागोरस त्रिक में जैसे बैठाइएगा तो सबसे बड़ा संख्या का वर्ग मतलब 10 का वर्ग अन्य दोनों संख्या के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, और ये होगा बराबर। तो 100 बराबर 36 प्लस 64, तो 100 बराबर 100। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, तो अर्थात ये पाइथागोरस त्रिक में है। तो 14 नंबर में जितना भी सवाल दिया होगा आप उसको सबसे छोटा संख्या मानिए, छोटा संख्या मान के तब आप इसको इस प्रकार से बैठा सकते हैं, और आप इस प्रकार से इसको बैठा लिए तब इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये 14 नंबर का जो सवाल था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 15 नंबर में जो सवाल दिया ये बोर्ड मास पे आधारित सवाल है। आप इसका वर्ग कीजिए, घटाइए, फिर से वर्ग कीजिए, दूसरे तरफ घटाइए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर डायरेक्ट निकल सकता है। तो अगर आप लोगों का बोर्ड मास अच्छा होगा तो ये सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर की ओर। इसमें लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दे। मतलब कि यहाँ पे जितना भी सवाल दिया हुआ है ये पूर्ण रूप से वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका कारण क्या है इसको लिखना होगा। चलिए हम लोग 16 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें पहला सवाल देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे। 1 नंबर में लिख रहा है क्या कि 22 फिर से 2 दे दिया और इसके बाद 3 जीरो दिया। अब चलिए हम लोग वर्ग के बारे में फिर से देखते हैं। वर्ग में हम लोग पढ़े थे क्या, उसका इकाई का अंक जब हम लोग पढ़ रहे थे कि जब किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे जिस संख्या के अंत में 0 हो, मान लेते 10 एक संख्या है, जब इसका वर्ग किए थे तो इसके अंत में 2 जीरो आया था। ये चीज़ आपको शायद याद होगा कि किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में कम से कम 2 जीरो या फिर 2 के गुणज में 0 आना चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8। अगर इस प्रकार से 0 आ गया तब हम लोग कह सकते हैं इसको क्या कि ये वर्ग संख्या है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए इसके अंत में 3 जीरो है, ये 2 का गुणज है ही नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि अतः यहाँ पे लिखेंगे क्या कि वर्ग संख्या के अंत में 0 मतलब 0, 2 के गुणज में होगा तभी वह वर्ग संख्या संभव है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि इसीलिए 222 30 वर्ग संख्या नहीं है। तो आई होप कि ये 16 नंबर का जो 1 नंबर सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से इसका 2 नंबर जो सवाल दिया 222 ये भी वर्ग संख्या नहीं है। ये कैसे नहीं है इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। 222 और फिर से 222 ये वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 2 है, और इस चीज़ को हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जिस वर्ग संख्या के किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 आ जाए तो वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग 0 से लेके 9 तक का जो वर्ग पढ़े थे उसमें किसी भी संख्या के अंत में 2 नहीं आया था, इसलिए ये संभव नहीं है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या कि वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2 संभव नहीं है, इसीलिए 222 कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो आई होप कि ये 16 नंबर का जो सवाल है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 17 नंबर सवाल में क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो 17 नंबर में जो पहला नंबर का सवाल दे दिया 32 का वर्ग
इसका अर्थ होता क्या कि 32 का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 32 गुना 32। तो वर्ग के बारे में यही चीज़ पढ़े हैं कि जब किसी संख्या को स्वयं के साथ गुना करेंगे तो उस गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा वही उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। तो आप इसका गुना करके यहाँ पे बैठा दीजिए, यही जो रिजल्ट आएगा वो 32 का वर्ग कहलाएगा। तो 17 नंबर में जितना भी सवाल है तो आपसे ये बन सकता है। जितना भी सवाल बताया गया 1 से लेकर 17 तक सभी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें और जो सवाल बच गया ये अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।